हाँ जी। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज अपनी नेक्स्ट क्लास जो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपने राणा सांगा पूरा पढ़ चुके थे और अपने पढ़ा था कि कालपी यूपी नामक स्थान पर जो आपके 1528 के अंदर सांगा की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और सांगा की जो आपके छतरी बनी हुई है वो बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। आज सांगा से अगले राजा की हेडिंग डाल लीजिए। उस राजा का नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? रतन सिंह। सांगा कब मरा था? 1528 के अंदर। तो इनका शासनकाल है 1528 से 31, 3 साल तक ये राजा रहे। सबसे पहली बात तो कि ये सांगा का बेटा था, तो पहले लिख दो कि ये सांगा का बेटा था। इसके समय जो आपके एक रियासत थी, उस रियासत का नाम था बूंदी। क्या नाम था? बूंदी। और इस समय जो बूंदी के राजा थे उनका नाम था सूरजमल। क्या नाम था? सूरजमल। तो इस सूरजमल और इस रतन सिंह की दोनों की आपस के अंदर नहीं बनती। इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा। तो इन दोनों ने युद्ध किया और दोनों ने एक दूसरे को ही मार दिया। रतन सिंह ने सूरजमल को मार दिया, सूरजमल ने रतन सिंह को मार दिया। तो इसके अंदर लिख लो कि यह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। तो ये सांगा के बाद में नेक्स्ट राजा कंप्लीट। अब इस राजा रतन सिंह के बाद में अगली राजा की हेडिंग डालो विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य का जो शासनकाल है वो आपका 1531 से 36 तक। सबसे पहली बात कि विक्रमादित्य की थोड़ी सी अपने बेसिक जानकारी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसके पिता थे वो थे अपने सांगा। भाई सांगा का सबसे बड़ा बेटा कौन था? रतन सिंह। अब रतन सिंह मारा जा चुका है, तो रतन सिंह के बाद में जो रतन सिंह के बाद वाला बेटा होगा वो राजा बनेगा। तो रतन सिंह से जो छोटा बेटा था सांगा का, उसका नाम था विक्रमादित्य का। तो लोगों ने कहा चलो विक्रमादित्य को राजा बना दो। और इसकी जो माता था उनका नाम था कर्मावती। विक्रमादित्य की माता का क्या नाम था? कर्मावती। बूंदी की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? बूंदी की राजकुमारी थी। और इस विक्रमादित्य के अंदर राजाओं वाले गुण नहीं थे एक भी। यह धाप के बेलखना व्यक्ति था। तो इस कर्मावती को लगा कि यार अपने बेटे के अंदर इस प्रकार की काबिलियत नहीं है कि वो मेवाड़ का शासन संभाल सकता है। तो ये जो कर्मावती है ये मेवाड़ का शासन अपने हाथों में ले लेती है। तो इस विक्रमादित्य की जो संरक्षिका बनी थी वो कौन थी? कर्मावती। यानी इस विक्रमादित्य के समय कौन शासन संभालती थी? कर्मावती शासन संभालती थी। तो यदि आपसे पूछ ले कि कौन सी माता जो आपने बेटे के समय मेवाड़ का शासन संभाला करती थी, तो उनका नाम था कर्मावती। और किस राजा की माँ थी ये? विक्रमादित्य की माँ थी। अब देखो इस विक्रमादित्य के समय गुजरात का जो राजा था उस राजा का नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। कहाँ का राजा है बहादुर शाह? गुजरात का राजा है। और इस गुजरात के राजा बहादुर शाह को लगा कि यार इस समय अपने मेवाड़ का इस सॉरी गुजरात का विस्तार किया जाए, अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरफ किया जाए? मेवाड़ की तरफ। और इस समय मेवाड़ के अंदर जो विक्रमादित्य है वो धाप के बेलखना व्यक्ति है और विक्रमादित्य की माता कर्मावती जो है वो शासन संभालती है। तो इसको लगा कि यार महिला है उधर, तो अपने इधर आक्रमण करेंगे तो अपने जीतने के चांस ज्यादा होंगे। महिला क्या कर लेगी अपने? तो ये जो अपने 1533 के अंदर कहां पर अटैक कर देता है? मेवाड़ पर अटैक करता है। अब कर्मावती को लगा कि यार बहादुर शाह पावरफुल व्यक्ति है, अपनी इसके खिलाफ पार पड़ेगी नहीं, तो क्यों ना अपने इसके साथ में कुछ संधि वगैरह कर लेते हैं। अब जो व्यक्ति अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आया हुआ है वो वापस यूं सीधा तो वापस जाएगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा। तो इस समय जो इसको कर्मावती ने एक किला दे दिया। उस किले का नाम था रणथंबोर का किला। कौन सा? रणथंबोर का किला दिया और संधि कर दी कि तुम अब यहाँ से वापस चला जा और ये जो किला है वो आज से तेरा।
अब इस बहादुर शाह को भी लगा कि यार अपने ठीक है ना, अपने यूं थोड़ी सी कि मेहनत की और थोड़ा सा धमकाया, तब तक इस कर्मावती ने कौन सा किला दे दिया, रणथंभौर का किला दे दिया। अपने मजे ही मजे। तो लिख लो लाइन, इधर लिख लो साइड कि 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने कहां पर अटैक कर दिया, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस समय जिस टाइम कर्मावती ने रणथंभौर का किला देखा, बहादुर शाह के साथ क्या कर ली, संधि कर ली। अब ये बहादुर शाह एक बार तो वापस चला गया। अब जब ये वापस गया तो इसको लगा कि यार क्यों ना अपने एक बार और ट्राई मारा जाए मेवाड़ पर। भाई मेवाड़ वालों के पास में किले खूब सारे हैं, अकेला कुंभा ही 32 दुर्ग बनवा के गया था। तो अपने वापस अटैक करे, अपने को मचान और भोमड़ दुर्ग मिले तो भी अपने बाप का क्या जाता है, अपने तो साम्राज्य का विस्तार ही हो रहा है। और अपने क्या चाहते, साम्राज्य का विस्तार हो। तो 1534-35 के अंदर बहादुर शाह वापस मेवाड़ पर अटैक कर देता। कब, 1534-35 के अंदर। अब कर्मावती को भी समझ आ गया था कि यार बहादुर शाह मानने वालों में से नहीं है, और इसको पिछली बार अपने जो वो एक किला दिया था रणथंभौर का, लेकिन ये अगले ही साल क्या आ गया, वापस आ गया अटैक करने के लिए। क्या पता अपने इस बार भी किला दे दे कोई, और ये क्या गारंटी है कि अगले साल नहीं आएगा, ये तो अगले साल भी आएगा। यानी इसकी तो ये आदत पड़ गई है, और ये अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है। तो इस बार अपने को जो इस बहादुर शाह का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो सामना करने के लिए विक्रमादित्य तो योग्य है नहीं, काबिल है नहीं कि वो इस बहादुर शाह का सामना कर सके। और बहादुर शाह यूं बड़ा पावरफुल राजा था, तो इस कर्मावती को लगा कि क्यों ना अपने कहीं से सहायता ले। तो उन दिनों जो अपने दिल्ली का राजा था उसका नाम था हुमायूं। क्या नाम था, हुमायूं। बाबर का बेटा था ये, अपने कल बाबर पढ़ा था उसका। तो ये कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है और कहती है कि देख भाई सहायता कर दे बहन की। अब ये हुमायूं क्या पता सहायता करने आता कि नहीं आता, पर उससे पहले बहादुर शाह ने हुमायूं के पास एक दूत भेजा और कहा कि हुमायूं, मैंने सुना है कि तू जो है वो मेवाड़ वालों की सहायता करने जा रहा है कर्मावती की। तो हुमायूं ने कहा हाँ। तो इस बहादुर शाह ने कहा देख तू मुसलमान, मैं मुसलमान, मुस्लिम मुस्लिम भाई, और तू किसी मुसलमान राजा के खिलाफ किन की रक्षा करने जा रहा है, हिंदुओं की रक्षा करने जा रहा है, उनका साथ दे रहा है। तो इसका मतलब तू अपने धर्म के खिलाफ लड़ रहा है। और तेरे पिता तो कहते थे कि मैं मजहब की लड़ाई लड़ता हूँ, तो तू भी अपने पिता के रास्तों पे चल, तू भी मजहब की लड़ाई लड़ और इन हिंदुओं का साथ क्या कर, मत दे। तो हुमायूं ने कहा चल ठीक है यार, तुमने सही समय पर याद दिला दिया मुझे, मैं नहीं चढ़ाऊंगा। तो हुमायूं जो आपकी सहायता करने नहीं आया। तो अब कर्मावती को लगा कि यार हुमायूं तो अब अपनी सहायता करने नहीं आया और अपने पास में कोई उपाय नहीं है, अपने जो इस बहादुर शाह से युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध का अंतिम विकल्प अपने पास में है साका। क्या है, साका। और साके के अंदर दो चीजें होती है, एक चीज होती है जोहर और एक चीज होती है केसरिया। जोहर जो किया जाता है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, और केसरिया जो किया जाता है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये चीजें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमने 1303 के अंदर चित्तौड़ का पहला साका पढ़ा था तब हमने ये बात डिस्कस कर ली थी। तो 1535 के अंदर जो है आपके चित्तौड़ का क्या हो जाता है, दूसरा साका हो जाता है, जिसके अंदर जोहर जो किया था वो आपके किया था कर्मावती ने। किसने किया था, कर्मावती ने। अब देखो मैंने आपको बताया कि पहले राजाओं के समय जो रानियों को भी कुछ ना कुछ क्या दी जाती थी, कहीं की जमीन वगैरह, कहीं की वो जागीर वगैरह प्रदान की जाती थी। तो इस कर्मावती को भी कुछ ना कुछ जागीर मिला हुआ था। तो ये जो अपने जोहर करने से पहले उस जमीन को क्या कर दिया करती थी, दान में दे दिया करती थी। भाई अब मुझे पता है कि मैं तो अब मरने वाला हूँ और मेरे बाद में मेरी ये
जो जागीर है ये कौन संभालेगा? तो मैं तो अपनी जागीर किसी को दान में ही दूंगा ना। तो इस कर्मावती ने भी जो अपनी एक जागीर दान में दे दी थी, जिसकी जानकारी मिलती है हमें पूर्व ताम्रपत्र से। ताम्रपत्र होते क्या थे? आज अपने बनते हैं जमीन के पट्टे, जो कि क्या होते हैं? कागज के होते हैं। प्राचीन समय में जो जमीन के पट्टे बनते थे वो बनते थे तांबे के पत्ते पर। भाई जो ये तांबे का पत्ता है और इसके ऊपर लिखा है कि ये इस फलाने फलाने राजा की जमीन है और इसको है इसने गिफ्ट किया और इतनी इतनी तारीख को, और नीचे आपके क्या हुआ करते थे? साइन, यानी वो आपके प्रमाण थे कि ये जमीन किसकी है? अपनी है। जैसे आजकल मैं आपको कहूं कि आपके पास में क्या प्रमाण है कि ये जमीन आपकी है, तो आप क्या कहोगे कि हमारे पास इस जमीन का क्या पड़ा है? पट्टा पड़ा है, ये पट्टा देख ले। तो प्राचीन काल के अंदर जो पट्टे बनते थे वो किसके बनते थे? तांबे के बनते थे। तो अपने भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम क्या है? पुर। वहां से अपने को एक ताम्र पत्र मिला है और उस ताम्र पत्र के अंदर लिखा है कि कर्मावती ने जो 1535 ईस्वी के अंदर जो आपके चित्तौड़ के दूसरे शाखे में केसरी जौहर का जो आपके नेतृत्व किया था। अब चलो कर्मावती ने कहा चलो कोई बात नहीं, जौहर अपने कर लिया, पर इस केसरिया कौन करे? तो इस समय राजा कौन है मेवाड़ का? विक्रमादित्य। पर विक्रमादित्य के अंदर तो लक्षण नहीं है कि वो केसरिया कर सके। भाई उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो बहादुर शाह के सामने आ पाए। और उल्टा इस समय जब 1535 के अंदर बहादुर शाह ने अटैक किया था मेवाड़ पर, उस समय जो है विक्रमादित्य अपने ननियाल चला गया था। और इसका ननियाल मैंने आपको बताया था कौन सा था? बूंदी था। तो वो विक्रमादित्य अपने बूंदी चला गया। तो अब वापस यहाँ इसका केसरिया का नेतृत्व कौन करे? तो अपने कल पढ़ा था कि खानवा के युद्ध में देवलिया का राजा भाग लेने आया था, उस राजा का नाम था बाघ सिंह। क्या नाम था? बाघ सिंह। तो इस बाघ सिंह को कहा कि देख बाघ सिंह, खानवा के युद्ध में तो किसी तरह बच गया था, अब तो नहीं बचने वाला। भाई केसरिया का तो मतलब है अब तो मरेंगे ही मरेंगे, निश्चित है हम तो मरेंगे। तो इस बाघ सिंह को कहा कि तू इस केसरिया की बागडोर संभाल ले। तो ये बाघ सिंह जो आपके केसरिया का नेतृत्व करता है। और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक दरवाजा है जिस दरवाजे का नाम है पांडुपोल। कौन सा है? पांडुपोल। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़ दुर्ग में। उसके पास में जो ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उस पांडुपोल के पास में इसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो ये चीजें अपने एक बार जो अपने लिख देते हैं इन चीजों को, क्योंकि डायरेक्ट जो अपने एक ही पेज के अंदर समझ ली। तो पिछली बार अपने कितना इतना ही पढ़ा। अब आगे देखो अपने कि 1534-35 ईस्वी में बहादुर शाह मेवाड़ पर क्या करता है? पुनः आक्रमण करता है। इस समय कर्मावती ने किसको राखी भेजी? मुगल बादशाह हुमायूं को। तथा किसकी मांग की? सहायता की मांग की। क्या बहादुर ये हुमायूं जो सहायता करने आया था? नहीं। तो लिख दो कि 1535 के अंदर चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। शाखा जिसके अंदर शाखी के अंदर दो चीज होती है, एक तो आपके जौहर जो किसके नेतृत्व में किया गया? कर्मावती। और कर्मावती किसकी रानी थी? वो आपके सांगा की रानी थी। और कहाँ की राजकुमारी थी? बूंदी की राजकुमारी थी। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है अपने पुरताम्र पत्र से। आप लाइन के अंदर लिख देना, मैं तो ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं। केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था आपके बाघ सिंह। और बाघ सिंह कहाँ का राजा था? देवलिया का। और देवलिया आपके कहा जाता उन दिनों प्रतापगढ़ को। इस बाघ सिंह की छतरी लिख देना आप। कहां पर है?
पांडुपोल चित्तौड़गढ़ के अंदर, यानी चित्तौड़गढ़ किले का एक दरवाजा है जिसका नाम क्या है, पांडुपोल। उसके पास में जो इसकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो ये हो गई भाई आपकी बात। अब देखो ये कुछ यूं था भाई, ये अपना है मेवाड़, कौन सा मेवाड़, इस मेवाड़ के इधर पड़ता है आपके कौन सा, मालवा, और इसके इधर पड़ता है आपके कौन, गुजरात। और इस गुजरात का राजा कौन है, बहादुर शाह। इस समय इस बहादुर शाह के पास में गुजरात भी था प्लस मालवा के ऊपर भी अधिकार कर रखा था किसने, बहादुर शाह ने। और अब बहादुर शाह कब्जा करना चाहता है किस पर, मेवाड़ पर। इस बहादुर शाह को लगा कि यार ये दो तो अपने पास में है, ये बीच में अपनी खांसा यूं ही बच रहा है, तो क्यों ना अपने इस पर भी कब्जा कर ले। तो बहादुर शाह जो मेवाड़ पर क्या करता है, आक्रमण करता है। इस समय जो अपने मेवाड़ की रानी कर्मावती जो है वो किसको पत्र भेजती है, हुमायूं को। हुमायूं उन दिनों जो था वो था आपके ग्वालियर, कहां पर, ग्वालियर। तो बताओ क्या हुमायूं इस कर्मावती की सहायता करने आया था, नहीं। इस हुमायूं ने कहा यार अपने क्यों करना है। और दूसरी बात, उस हुमायूं को पता चला कि बहादुर शाह कहाँ का राजा है, गुजरात का। उसने कब्जा कहाँ कर रखा है, मालवा पर भी। और अब वो कब्जा कहाँ करना चाहता है, मेवाड़ पर। यानी इसने अपना पूरा ध्यान कहाँ पर लगा रखा है, मेवाड़ पर। इसका मतलब पीछे मालवा खाली पड़ा। तो इस हुमायूं को लगा कि यार अपने इन दोनों की लड़ाई के अंदर बीच में पड़ते हैं, इससे अच्छा अपना फायदा देखते हैं और अपने कब्जा कर लेते हैं कहां पर, मालवा पर। आपका एमपी में ग्वालियर पड़ता है, एमपी में भी मालियर, एमपी में सॉरी मालवा पड़ता है। तो इस हुमायूं ने कब्जा कर लिया आपका मालवा पर, कहां पर, मालवा पर। किसने कब्जा कर लिया, हुमायूं ने कब्जा कर लिया। अब इधर गुजरात के बहादुर शाह को पता चला कि यार मालवा तो अपने हाथ से क्या कर गया, निकल गया। और इतने में इसने जो किस पर कब्जा कर लिया, बहादुर शाह ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। यानी अब इन दोनों के ऊपर क्या है, इसका कब्जा है। और ये बहादुर शाह जो है वो अपने कहाँ आकर के बैठ गया था, मेवाड़ के अंदर। इस हुमायूं को वापस पता चला कि इस बहादुर शाह ने नया नया जीता है किसको, मेवाड़ को। और अब वो कहां पर बैठा है, मेवाड़ में। तो क्यों ना अपने गुजरात पर कब्जा कर लेते, गुजरात पीछे खाली पड़ा है। लड़ाई अपनी दोनों की थी, फायदा तीसरा आदमी उठा रहा है कौन, हुमायूं। उसने मालवा अपने से छीन लिया और अब वो कब्जा कहाँ करना चाहता है, गुजरात पर। और अपने कहाँ बैठे, मेवाड़ के अंदर। भाई अपना मुख्य पट्टा कौन सा है, गुजरात। अपना घर कौन सा है, गुजरात। ठीक है अपने पड़ोसियों के घर पे कब्जा कर रखा है, पर पड़ोसियों के घर पे कितने दिन रहेंगे भाई, घर अपने से ही पार पड़ेगी। तो इस बहादुर शाह को लगा अपने वापस कहाँ चलते हैं, गुजरात। और ये जो है अपने बहादुर शाह कहाँ चला गया, गुजरात चला गया। अब इस गुजरात के आगे ये एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है दमनदीप। कौन सी, दमनदीप। और इस दमनदीप पर अधिकार कर रखा है पुर्तगालियों ने। किन्होंने, पुर्तगालियों ने। हम पढ़ते हैं 1491 के अंदर वास्को डी गामा भारत आ गया था, और उन्होंने आकर के जो आपके पश्चिमी तट पर जो आपके कब्जा कर लिया था, गोवा से लेकर के केरल तक। कहां से कहां तक, गोवा से लेकर के केरल तक। पश्चिमी तट है, समुद्र लगता है, इसका मतलब समुद्री मार्ग से क्या होता है, व्यापार होता है। इसका मतलब वहां से टैक्स इकट्ठा होता है, यानी टैक्स आता है। यदि टैक्स आता है तो व्यक्ति के पास में पैसे बढ़ते हैं, पैसे बढ़ते हैं तो व्यक्ति के पास में सेना बढ़ती है, व्यक्ति के पास में सेना बढ़ती है तो व्यक्ति का साम्राज्य बढ़ता है। तो इस बहादुर शाह और इन पुर्तगालियों के बीच में झड़प चल रही है दोनों, किस चीज को लेकर के, जो समुद्र से टैक्स आ रहा है उस वजह से। बहादुर शाह कह रहे हैं कि समुद्र से आने वाला टैक्स मैं लूंगा, पुर्तगाली कह रहे हैं कि समुद्र से आने वाला टैक्स कौन लेंगे, हम लेंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। तो इन पुर्तगालियों ने दिमाग लगाया और इन पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को कहा कि बहादुर शाह तुम आके मिल हमसे, कहां पर, दमनदीप। अब बहादुर शाह गया तो पुर्तगालियों ने कहा चलो समुद्र की लड़ाई है, क्यों ना समुद्र के बीच में ही बैठ के बात करते। अब नाव लेकर के समुद्र के बीचों बीच गए और पुर्तगालियों ने जो बहादुर शाह को समुद्र के बीच में फेंक दिया। अब बहादुर शाह मर गए। तो आरपीसी का ये फेवरेट क्वेश्चन था कि पुर्तगालियों ने कौन से राजा को अरब सागर में फेंक दिया था। तो वो आपके किसको फेंक दिया था, गुजरात के राजा बहादुर शाह को। अब जब यह बात मेवाड़ वालों को पता चली कि बहादुर शाह को फेंक दिया है
कहां पर? अरब सागर के अंदर। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। तो मेवाड़ वालों ने कहा क्यों ना अपने वापस कब्जा करते। तो इस बहादुर शाह के जो मंत्री वगैरह थे उनको मेवाड़ वालों ने कूट करके भगा दिया और उनसे मेवाड़ भी छीन लिया, प्लस साथ में आपके रणथंबोर भी छीन लिया। और अब वो जो है दोनों जगह पर मेवाड़ वालों ने वापस कब्जा कर लिया गुहिलों ने। पर अब गुहिलों के सामने समस्या दूसरी आई कि अब जो इस मेवाड़ का शासन कौन संभाले। भाई विक्रमादित्य जिंदा है पर विक्रमादित्य शासन संभालने के योग्य नहीं है। भाई लायक होता तो वो पहले ही शासन संभाल लेता, वो तो कहाँ बैठा है, ननिया। तो लोगों ने कहा यार अपने विक्रमादित्य के हाथ में तो नहीं देंगे, अपने को अभी इतने बड़े झटके मिले तो इस विक्रमादित्य को शासन संभालने नहीं देंगे। तो लोगों ने कहा इस विक्रमादित्य का एक छोटा भाई था जिसका नाम था उदय सिंह, यानी इस सांगा का एक छोटा बेटा था जिसका नाम क्या था? उदय सिंह। तो लोगों ने कहा क्यों ना उदय सिंह को बना दे। तो उदय सिंह उस समय छोटा बच्चा था। तो सेनापतियों ने कहा देखो अपने 1527 के अंदर खानवा हारे, 1528 के अंदर आपके सांगा की मृत्यु हुई है, 1531 के अंदर अपने रतन सिंह की मृत्यु हुई है, अपने 1535 के अंदर ये जो है आपके कर्मावती वाली घटना हुई है। अब इन सारी घटनाओं के बाद में हम उदय सिंह को तो राजा नहीं बना सकते। भाई उदय सिंह छोटा है और इस उदय सिंह को नहीं आता कि कैसे शासन संभालना है, किस प्रकार से जो आपके व्यवहार करना है। तो अपने एक बार किसी को जो कार्यवाहक जो है यहाँ का शासन संभालने देते, यानी क्या बना देते? प्रशासक बना देते। और जैसे ही अपने उदय सिंह बड़ा हो जाएगा एज के अंदर, यानी समझदार हो जाएगा, तब अपने उस प्रशासक को हटा देंगे और मेवाड़ का राजा किसको बना देंगे? उदय सिंह को बना देंगे। अब वापस किसको संभाला जाए? मेवाड़ के शासन की बागडोर किसके हाथ में दी जाए? तो हमने पढ़ा था उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, उसकी एक दासी का पुत्र था, उसका नाम था बनवीर। क्या नाम था? बनवीर। होता क्या था, ज्यादातर अपने राजकुमार जो है युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे जाते थे, पर बनवीर जो है उस समय जिंदा था। तो लोगों ने कहा कि ये उदय सिंह के मतलब काके के बेटा भाई है, इसको बना देते हैं, घर का ही आदमी है, और जब उदय सिंह बड़ा हो जाएगा तब इसको हटा देंगे और अपने क्या बना देंगे? उदय सिंह को राजा बना देंगे। अब जैसे ही बनवीर यूं राजा वाली सीट पे बैठा तो उसको यूं बड़े मजे आए और उसने कहा ठीक है ना यार, अपने उसको भी ऑर्डर दे सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं, तो अपने तो मजे ही मजे। पर ये मजे अपने कब तक रहेंगे? जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता। जैसे ही उदय सिंह बड़ा हुआ अपने इस राजा की कुर्सी से हट जाएंगे और राजा कौन बन जाएगा? उदय सिंह। तो इसको लगा कि क्यों ना मैं उदय सिंह को मार दूं, तो उदय सिंह को मार दूंगा तो राजा मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसको लगा कि यार केवल उदय सिंह को मारने से पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तक कौन जिंदा है? बनवीर जिंदा है, सॉरी विक्रमादित्य जिंदा है। भले ही विक्रमादित्य के अंदर लखन नहीं है पर वो सांगा का बेटा तो है, टेढ़ा है पर मेरा है, तो लोग किसको स्वीकार करेंगे? सांगा का जो बेटा होगा उसको। तो सांगा का बेटा कौन है? विक्रमादित्य को। तो यदि मुझे मेवाड़ का राजा बनना है तो इन दोनों को सल्टाना पड़ेगा। किन किन को? विक्रमादित्य को और उदय सिंह को। और ये जो बनवीर है एक दिन जाता है और विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है? विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। तो एक बार थोड़ा सा लिख लो कि बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर ने किसकी हत्या कर दी? विक्रमादित्य की। अब जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की थी तो उसको किसी एक नौकर ने देख लिया था। तो वो नौकर गया वो अपने भाग करके पन्ना धाय के पास में। अपने राजाओं के राज में होता क्या था कि मानो किसी एक रानी ने बच्चे को जन्म दिया, यानी राजकुमार को जन्म दिया, तो उस राजकुमार की जो देख रेख है वो रानी स्वयं नहीं करेगी। उस राजकुमार की देख रेख के लिए जो आप कुछ महिलाओं को नियुक्त किया जाता था, उन महिलाओं को बोला जाता था धाय माँ। धाय माँ का काम करती थी, इसलिए क्या कहा जाता था? धाय माँ। यानी रानियां जो है उनको ये कहती थी कि देख मेरे पास में और भी बहुत सारे काम है, तो मेरे बेटे की रक्षा जो है क्या कर, तू कर, इसकी पालन पोषण तू कर और इसको क्या कर, बड़ा कर। तो वैसे ही अपने इस उदय सिंह की एक धाय माँ थी जिसका नाम क्या था? पन्ना।
और पन्ना धाय माँ थी तो नाम पड़ गया पन्ना धाय। किसकी धाय माँ? उदय सिंह की। और ये जो है अपने उदय सिंह की देख रेख कर रही है। जब 1535 के अंदर चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ जिसके अंदर कर्मावती ने जोहर किया, तो जोहर करने से पहले कर्मावती ने इस पन्ना धाय को कहा कि देख पन्ना धाय, मैं तो जा रही ये संसार छोड़ करके, तू आज से पहले तू उदय सिंह की क्या थी? धाय माँ थी। आज के बाद में तू उदय सिंह की माँ है, और उदय सिंह की जिम्मेदारी आज से किसके पास सौंप जाती हूँ मैं? तुम्हारे पास में जाती। तो आज के बाद में तुझे उदय सिंह की धाय माँ भी बनना है और उदय सिंह की माँ का भी फर्ज निभाना है। तो इस पन्ना धाय ने कहा चलो ठीक है, मैं ध्यान रख लूंगी। तो इस नौकर ने आकर के पन्ना धाय को कहा कि देखो विक्रमादित्य को मार दिया है बनवीर ने, और अब वो मारने आ रहा है उदय सिंह को। तो इस पन्ना धाय को लगा कि यार अब कैसे बचाया जाए। तो इस पन्ना धाय का एक बेटा था जिसका नाम था चंदन। वो अपने उदय सिंह की सेम एज का था, भाई बराबर एज थी दोनों की, तो दोनों बराबर थे। तो इस पन्ना धाय को लगा कि यार यदि इसने उदय सिंह को मार दिया तो मेवाड़ के तो अपने राणा का राजवंश ही खत्म हो जाएगा। भाई सांगा का अंतिम बेटा बचा है जिसका नाम क्या है? उदय सिंह। यदि उदय सिंह भी मर गया तो अपने राणा साके की जो ये सिसोदिया शाखा है ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और अपना परम कर्तव्य क्या है? राणा की रक्षा करना। और दूसरी अपने को कर्मावती कह के गई थी कि तुम उदय सिंह की क्या करना? रक्षा करना। तू आज से उदय सिंह की धाय मां नहीं, उदय सिंह की मां है। तो इस पन्ना धाय को और कुछ ही नहीं सीधा, उस पन्ना धाय को लगा कि अपने उदय सिंह को बचाने का एक ही तरीका है। वो फटाफट जाती है इस चंदन को राजकुमारों वाले कपड़े पहनाती है और उदय सिंह की जगह जो आपके सुना देती है। अब जब बनवीर आया, बनवीर गुस्से में यूं तनतनाता हुआ आया और आकर के पूछा कि पन्ना कहाँ है उदय सिंह? तो इस पन्ना धाय ने उदय सिंह के आगे, सॉरी बनवीर के आगे एक्टिंग की कि क्यों मार रहा है तुम उदय सिंह को, क्या मिल जाएगा तुझे? तू राजा ही बनना चाहता है तो मैं उदय सिंह को लेकर के बूंदी चली जाऊंगी, हमें और उदय सिंह हमारे ननियाल चले जाएंगे। बूंदी, उदय सिंह का ननियाल कौन सा था? बूंदी। तो मैं इसको लेकर के अपने ननिहाल चली जाऊंगी, हम वापस कभी आएंगे ही नहीं। तो बनवीर ने कहा मैं मूर्ख नहीं, जितना तुझको पूछा जा रहा है उसका जवाब दे, और यदि तूने नहीं बताया तो मैं तुझको मार दूंगा और तेरे मरने के बाद ही मैं उसको ढूंढ के मार दूंगा। तो उस पन्ना धाय ने यूं गुस्से में कहा कि वो सो रहा है उदय सिंह, मार दे, तुझे मारने से खुशी मिलती है। तो बनवीर भी अपनी यूं गुस्से में था, उसने भी इस कपड़ा हटा के नहीं देखा कि उदय सिंह है या फिर चंदन है। वो जाता है और इस चंदन को मार देता है। क्या कर देता है? चंदन को मार के चला जाता है। अब जब शाम का समय हुआ तो पन्ना धाय ने उदय सिंह को छुपा रखा था, वो उदय सिंह को निकालती है और इस किले से उदय सिंह और चंदन को लेकर के क्या कर लेती है? भाग जाती है। वो रास्ते में चंदन का अंतिम संस्कार करती है और जाती है आपके टोडा टोंक के अंदर, और टोडा टोंक के राजा को बताती है कि भाई ये बात हो गई और बनवीर अब किसको मारना चाहता है? उदय सिंह को मारना चाहता है, तो आप जो मेरी क्या करो? सहायता करो। तो टोडा के राजा ने कहा देख बहन, और कुछ ही सहायता कर ले, तुझे घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, जो चाहिए, पैसे चाहिए, जो चाहिए ले जा, पर मैं तुझे शरण नहीं दे सकता। यदि मैंने तुझे शरण दी तो वो बनवीर डाकी मेरे ऊपर अटैक करेगा और आकर के मुझको पीटेगा, तो मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। बाकी तुझे जो चाहिए तुम वो लेकर के यहाँ से चली जा। अब पन्ना धाई वहां से घोड़े, हाथी और पैसे लेकर के कहाँ आती है? डूंगरपुर। और आकर के डूंगरपुर के राजा को कहती है कि देखो भाई ये बात हो गई, और आपको जो है उदय सिंह की क्या करनी है? सहायता करनी है, और आपको उदय सिंह और मुझे क्या देनी है? शरण देनी है। तो डूंगरपुर वाले राजा ने भी सेम ही बात कही कि देख थोड़े दिन तुझे रुकना है तो रुक सकती है, ज्यादा दिन हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमें भी बनवीर से डर लगता है, वो कल को आकर के हम पर अटैक कर देगा, हम क्या करेंगे? तो इस पन्ना धाय को लगा कि यार अभी क्या किया जाए। तभी पन्ना धाय को याद आया कि इस मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? कुंभलगढ़। यदि मेवाड़ के राणा पर कोई संकट आता है तो भाग के कहाँ जाना है? कुंभलगढ़। तो यह पन्ना धाय अपनी वहां से चला के आती है कुंभलगढ़। कहां पर आती है? कुंभलगढ़। और उन दिनों जो कुंभलगढ़ के अंदर व्यक्ति नियुक्त किया गया था उस व्यक्ति का नाम था आशा देवपुरा। क्या नाम था? आशा देवपुरा। अब पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर के आशा देवपुरा के पास में आई और आकर के बताया कि भाई ये बात हो गई, और अब जो मेवाड़ के राणा पर ऊपर क्या आ रखा है? संकट आ रखा है, तो तू हमारी क्या कर? सहायता कर, और तू हमें क्या दे?
शरण दे। इस आशा देवपुरा ने कहा, देखो जी, मुझे लगता है डर, और यदि मैंने आपको शरण दी तो बनवीर कल आके मुझको मार देगा, तो आप यहाँ पर कितने दिन रह पाओगे, तो मैं आपको शरण नहीं दे सकता। आपको कोई मुझसे और मदद चाहिए तो आप वो ले सकते हो। तो उस पन्नाधाय ने कहा कि यार ऐसा क्या कर रहा है, इस मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी? कुंभलगढ़। अब मेवाड़ के राणा के ऊपर संकट आता है, बाकर कहाँ आना है? कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ आए हैं तो तू कह रहा है यहाँ पर तो कोई सहायता ही नहीं दी जाएगी। आशा देवपुरा ने कहा, सॉरी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात पता चली इस आशा देवपुरा की माता को कि पन्नाधाय जो उदय सिंह को लेकर के आई हुई है, और अपने दीवार पर क्या हुआ, अपने गेट पर यानी चौखट पर क्या मांग रही है? शरण मांग रही। तो वो आई और उसने आकर के आशा देवपुरा को लताड़ा कि लीचड़, तुझे शर्म नहीं आ रही? हमें कुंभलगढ़ का किला दिया था अपने राणा सांगा ने, तू कुंभलगढ़ के अंदर बैठ रहा है किसकी बदौलत? राणा सांगा की बदौलत। और आज उन्हीं का परिवार मुसीबत में, और आज तू उन्हीं को शरण नहीं दे रहा, उन्हीं की सहायता नहीं कर रहा, थोड़ा तो जमीर जिंदा रख। अब जब आशा देवपुरा की माता ने आशा देवपुरा को लताड़ा तो आशा देवपुरा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ आ जाओ। तो आशा देवपुरा ने जो वो इन दोनों के लिए जो आपके किले का दरवाजा क्या कर दिया? खोल दिया। तो शरण किसने दी? आशा देवपुरा ने दी। तो आप आगे लिख दो कि बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था। पर पन्नाधाय ने अपने बेटे किसका? चंदन का बलिदान देकर क्या कर लिया? उदय सिंह को बचा लिया। अब वो भाग कर आते हैं तो कौन शरण देता है उन्हें? कुंभलगढ़ का आशा देवपुरा। तो लिखो आशा देवपुरा ने कुंभलगढ़ किले में उदय सिंह तथा पन्नाधाय को शरण प्रदान की। तो अपने राजस्थानियों केवल वीरों की धरती नहीं है, अपने राजस्थान वीरों तथा वीरांगनाओं की धरती है। कोई माँ अपने बेटे का इसलिए बलिदान कर देती है कि उसको अपने स्वामी की रक्षा करना है। तो आप अपने बेटे को अपने से त्यागते हो और अपनी आंखों के सामने उसको मरता हुआ देखते हो। तो आपका सीना 56 इंच का नहीं, आपका सीना 64 इंच का होना चाहिए। भाई आप, कोई माँ अपने बेटे को अपने सामने यूं कोई पीट दे तो उसको यूं बर्दाश्त नहीं होता, ये तो अपने बेटे को सामने मरवा रही है आंखों के सामने खुद, क्योंकि इसको क्या करना है? अपने स्वामी की क्या करना है? रक्षा करना। इसने कर्मावती को वचन दे रखा है कि मैं उदय सिंह की क्या करूंगी? रक्षा करूंगी। तो अपने यूं राजस्थान केवल वीरों की धरती नहीं है, राजस्थान वीरों तथा वीरांगनाओं की भी धरती है। तो ये हो गया आपका भाई विक्रमादित्य कंप्लीट। एक बार जो आज अपने पढ़ा है रिवाइज कर लेते। तो उदय सिंह का, सॉरी, रतन सिंह पढ़ाना शुरू किया था आज आपने। तो रतन सिंह का शासनकाल कब से कब है? 1528 से 31 तक। इसके पिता कौन थे? सांगा। यह किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है? बूंदी के राजा सूरजमल के खिलाफ। अगले राजा पढ़े विक्रमादित्य, कब से कब तक शासनकाल है? 1531 से 36। पिता कौन है? सांगा। माता कर्मावती। संरक्षिका कौन है? कर्मावती। और कर्मावती के ब्रैकेट में लिख दो कि ये बूंदी की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? बूंदी की राजकुमारी। फिर की 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने कहां पर अटैक किया? मेवाड़ पर अटैक किया। इस समय कर्मावती ने रणथंभौर का किला देकर बहादुर शाह से क्या कर ली? संधि कर ली। लेकिन 1534-35 के अंदर बहादुर शाह वापस
मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। इस समय कर्मावती जो मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजती है और क्या मांग करती है, सहायता की मांग करती है। जब हुमायूं ने सहायता नहीं की तब 1535 के अंदर चित्तौड़ का कौन सा साका हुआ, दूसरा। पहला साका हुआ था 1503 के अंदर, जिसमें जो आपके जौहर जो किया था वो रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ में किया था, और केसरिया जो किया था आपके मेवाड़ के राणा रावल रतन सिंह ने किया था। तो इसके अंदर आपके साके के अंदर जौहर किसने किया था, कर्मावती ने, जिसकी जानकारी कहां से मिलती है, पुरताम्र पत्र से। और ये पुरताम्र पत्र अपने को कहां से मिला है, भीलवाड़ा से मिला है, ठीक है। और इसके अंदर केसरिया का जो नेतृत्व है वो आपके देवलिया के राजा बाघ सिंह ने किया था। और इस बाघ सिंह की जो छतरी बनी हुई है वो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर पांडुपोल दरवाजे के पास में बनी हुई है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि बनवीर को जो मेवाड़ का क्या बनाया गया था, प्रशासक बनाया गया था। बाद में बनवीर जो मेवाड़ के राजा विक्रमादित्य की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्ना धाय अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर के क्या कर लेती है, उदय सिंह को बचा लेती है। और कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा ने उदय सिंह तथा पन्ना धाय को क्या दी थी, शरण दी थी। तो ये हो गया आपके उदय सिंह कंप्लीट, रतन सिंह कंप्लीट। तो कल अपने पढ़ेंगे, सॉरी, विक्रमादित्य कंप्लीट और रतन सिंह कंप्लीट। तो कल अपने पढ़ेंगे उदय सिंह, नए राजा। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट।